देशाच्या प्रत्येक घडामोडींची साक्षीदार राहिलेली संसद भवनाची जुनी इमारत उद्या निवृत्त होते। ही इमारत युद्ध, दुष्काळ, आणीबाणी, दहशतवादी हल्ला, अणुचाचणी यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षणांची साक्षीदार राहिली आहे। बघूया एक रिपोर्ट। देशातल्या सर्वात मोठ्या पंचायतीतून कारभाराचा आज शेवटचा दिवस होता। आता भारताचा कारभार नव्या संसदेतून चालणार आहे। जुन्या संसदेच्या आठवणींना उजाळा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नेहरूंपासून ते मनमोहन सिंगांपर्यंतच्या सर्व पंतप्रधानांचं योगदान अधोरेखित केलं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। स्वातंत्र्याची पहिली पहाट, युद्ध, दुष्काळ, आणीबाणी, आर्थिक उदारीकरण, देशाच्या जडणघडणीच्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या आव्हानाला उत्तर याच वास्तूत शोधलं गेलं। नेहरूंपासून वाजपेयी, अडवाणींपर्यंत, प्रणव मुखर्जी, मनमोहन सिंगांपासून सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजनांपर्यंत अनेकांची अभ्यासपूर्ण भाषणं या वास्तूतच झाली। मुझे याद है कि 1989 या 90 की बात होगी कि जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, एक कैनेडियन टेलीविजन टीम नई दिल्ली आई थी। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया भर में जो भी विकासशील देश थे, अधिकांश देशों में लोकतंत्र किसी न किसी प्रकार से विसर्जित हो गया। अकेला आपका देश है कि जहां पर यह आज भी सजीव है। क्या कारण है? मैंने कहा, मैं सोचता हूं एक विपरीत विचारधारा के बारे में भी सहिष्णुता का भाव है। दुनिया भर में तो साइंटिस्ट को भी और इंक्विजिशन के सामने लाया गया कि तुम जो बात कह रहे हो वो धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी है, इसीलिए तुम्हारा ट्रायल होगा। हिंदुस्तान में ट्रायल तो छोड़िए, एक ऐसा विचारक था जिस विचारक ने कहा कि ये जो आपको कहते हैं कि अच्छा आचरण करो तो अगले जन्म में उसका तुमको पुण्य मिलेगा, ये पंडित बेकार बात करते हैं। और ये कहने वाला चारवाक, उसको इंक्विजिशन के सामने नहीं खड़ा किया, उसको ऋषि चारवाक कहा। अर्थात सहिष्णुता नहीं लेकिन आदर का भाव। 13 दिवसांचं सरकार कोसळल्यानंतर वाजपेयींचं ऐतिहासिक भाषण झालं। हा तो काळ होता जेव्हा नुकतंच लोकसभा टीव्ही प्रसारण थेट दूरदर्शनवरती प्रसारित होत होतं। वाजपेयींनी राजीनामा दिला, सरकार पडलं, मात्र त्यांच्या भाषणानं विरोधकांची ही मनं जिंकली। संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? अर्थतज्ञ प्रणव मुखर्जी यांचा अभ्यासू तर्क,
त्या प्रत्येक तर्कावर तितक्याच बिनतोडपणे प्रश्न उभ्या करणाऱ्या सुषमा स्वराज, नेहमी मुद्द्यांपलीकडे न बोलणाऱ्या मनमोहन सिंगांनी चक्क शायरीतनं सुषमा स्वराज यांना दिलेलं उत्तर, हे सगळं याच संसदेच्या वास्तूत पार पडलं. हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड नहीं समझा सकते प्रणव दा. हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को वो समझा सकता है जो गुठली कह करके बात करता है, जो टुकिया कह करके बात करता है. जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, वो हार्वर्डियन से ज्यादा बेहतर अंग्रेजी भी बोल सकते हैं. प्रणव दा, रिफॉर्म वो होता है जिससे देश के लोगों की जिंदगी सुधरे. रिफॉर्म वो नहीं होता जिससे अमेरिका में इमेज सुधरे. अंतरराष्ट्रीय जगत में छवि सुधारने से रिफॉर्म नहीं होता. रिफॉर्म तब होगा जब इन रेडी फेरी छावड़े वालों की इनकी गुल्लक में 4 पैसे डलेंगे. अगर ये विदेशी पूंजी निवेश आ गया तो ये तो मशक्कत करने वाले लोग, जिनको ना धुंध रोक पाती है ना कोहरा रोक पाता है, क्योंकि एक दिन भी अगर नहीं कमाएंगे तो रात का चूल्हा नहीं जलेगा. एकाच वेळी विरोधकांच्या मनात दुहीचं काहूर माजवून त्यांनाच हसवणाऱ्या लालू प्रसाद यादवांची भाषणं तर आजही आवर्जून पाहिली जातात. कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है. आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को. चिंता मत कर. और मुंडे जी, आप दबिए मत जहां हैं वहां. अडवाणी जी पूछिए, गोविंदाचार्य जी ने कल जाके भाषण कर दिया, इस भीड़ में 10% आरएसएस का लोग हैं. नहीं, ये नहीं होना चाहिए. आप नहीं बनिएगा प्रधानमंत्री, बनिएगा. आप लोगों ने गलती किया, अन्ना जी को डिटेन किया, आपने जस्टिफाइड किया डिटेंशन को. कम से कम हम लोगों से पूछ लेते. पूछिए अडवाणी जी से. अडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवा, टहलने का इंतजाम किया और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कोई तकलीफ होगा बताइएगा. हमारे दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे. तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत. ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था. नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी. सुनिए लालू जी, लालू जी. वाजपेयींचं सरकार गेल्यानंतर जेव्हा आघाड्यांचं सरकार बनलं, तेव्हा विरोधी बाकांवरून प्रमोद महाजनांच्या तुफान भाषणावर चक्क सत्ताधाऱ्यांनीही बाक वाजवले होते. अब मैं जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानीग्राही थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे. जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है? तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ. मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो. मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, I belong to the single largest party and I am in opposition. चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, you are single largest party. मैंने कहा we are the single largest party in the house, we are in opposition. अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानीग्राही की ओर हाथ कर दिया. अब उनकी ओर हाथ करके कहा he belongs to the second largest party. He is outside the government, supporting the government. फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया. मैंने कहा he is the third largest party. He is inside the front but outside the government. और फिर मैंने कहा he is Mr. Ramakant Khalap. He is the only member of his party and he is the government. राज्यघटना आणि लोकशाही मूल्यांवरचं जावेद अख्तर यांचं भाषण हा भारताच्या लोकशाही प्रवासाचा वस्तुपाठच होता. सरकारें तो वहाँ भी होती हैं जहाँ शेखडम से बादशाह थे, लेकिन डेमोक्रेसी में और इन हुकूमतों में फ़र्क क्या है? वहाँ सिर्फ सरकार होती है, यहाँ सरकार और ऑपोजिशन दोनों होते हैं.
ज़रा नज़र उठा के देखिए, यहाँ से चलेंगे तो दूसरी डेमोक्रेसी आपको मेडिटेरियन कोस्ट पे मिलती है। वो क्या बात है, वो क्या ताकत है हमारी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा जिस बारे में लोगों की राय होगी, जिस तरफ अक्सरियत होगी, जिस तरफ मेजॉरिटी होगी वो बात मानी जाएगी, जिस तरफ माइनॉरिटी होगी वो बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी ये मान के चलती है कि ये मेजॉरिटी और ये माइनॉरिटी परमानेंट नहीं है, यह हर इशू पे बदलेगी। अगर कोई ऐसी परिभाषा बना दी जाए, अगर कोई ऐसी डेफिनेशन बना दी जाए मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की जो परमानेंट है, तो फिर डेमोक्रेसी तो उसी दिन खत्म हो गई। हम जब आज़ाद हुए तो शायद सुई बनाने के काबिल नहीं थे। आज हम एक इंडस्ट्रियल कंट्री हैं, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं हमारे। शायद इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन जितने हुए वो भी बहुत थे। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हमने अपनी ज़मीन की धरती में जनतंत्र को उतार दिया। उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उखड़ नहीं सकती। हे सभागृह भलेही सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन गटांमध्ये विभागलेलं असो, मात्र इथे देशाच्या हिताचे निर्णय होतात। इथला प्रत्येक निर्णय भारताच्या शेवटच्या व्यक्तीवर परिणाम करतो। ज्या संसदेच्या गाड्यातून लोकशाहीचा कारभार चालतो, त्याचे सत्ताधारी आणि विरोधक ही दोन्ही चाकं आहेत। निवडणुकांचं स्वरूप विरोधात असलं तरी संसदेत देशहितासाठी आपल्या नेत्यांची कायम एकजूट दिसेल अशी आशा करूया। हम बैठेंगे, इकट्ठे बैठकर उन विकृतियों को दूर करेंगे, उन दोषों का समाधान ढूंढेंगे। लेकिन दोषों का समाधान क्या है? एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, वहां एक प्रश्न था, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ इल्स ऑफ डेमोक्रेसी? एंड द रिप्लाई वाज मोर डेमोक्रेसी। एक प्रश्न था, लोकतंत्र की बुराइयों का इलाज क्या है? और उत्तर था, और ज्यादा लोकतंत्र। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।